नमस्कार मित्रों, चर्चा में के नए अंक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं उमेश चतुर्वेदी। दोस्तों, हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। 5 अक्टूबर को राज्य में चुनाव है। एक ही दिन में सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, वोटिंग की घड़ी नज़दीक आ रही है, राज्य के दोनों प्रमुख दलों, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। चुनाव अभियान शुरू होने के ठीक पहले माना जा रहा था, या चुनावी अभियान के शुरुआत के पहले हफ्ते तक यह माना जा रहा था कि राज्य में इस बार एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको चुनावी सफलता न मिले, और कांग्रेस के खेमे में बड़ा उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अभियान नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे स्थितियां थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं। इसकी कुछ वजहें हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो हरियाणा का जो चुनावी गणित है, वो आप जानते ही हैं कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में, जातीय आधार पर वोट डाले जाते हैं, वोटिंग होती है। हरियाणा का जो जातीय गणित है, उसमें निश्चित तौर पर अगर अकेले देखें, सिंगल लार्जेस्ट जातीय समूह को देखें, तो वो जाट हैं, जो करीब 25% हैं। राज्य के कुल वोटिंग करने वाली आबादी का 25%। दूसरे नंबर पर मिली जुली तमाम जातियां, जिसमें सैनी है और दूसरी जातियां हैं, वो मिलकर के करीब करीब 33% हैं। इसी तरह से राज्य में 21% आबादी जाटों और गैर जाटों समूहों को मिलाकर के, यानी दलितों की है। यानी मोटे तौर पर राज्य के 3 बड़े जातीय समूह हैं: जाट, दलित और पिछड़ा। 7.5% ब्राह्मण भी हैं, 3.4% राजपूत भी हैं, 4% के करीब वैश्य भी हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जातीय समूह हैं। आप जानते हैं कि जो जाट कम्युनिटी होती है, वो बहुत मुखर होती है। उनकी मुखरता हमेशा दिखती है, और आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग आंदोलनकारी ही होते हैं, लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे मुखर आवाज़ जाट समुदाय के ही नेताओं की थी, या पंजाबी समुदाय के नेताओं की थी। पंजाबी मतलब पंजाब इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे एक माहौल ऐसा बना कि जो किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। और एक बात और है कि राज्य का जो जाट समुदाय है, एक भगवत दयाल शर्मा जी को छोड़ दिया जाए, जो शुरुआती दौर में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा का गठन 1967 में हुआ था, पंजाब से अलग करके। पंजाब और हिमाचल को अलग किया गया था, और एक अलग राज्य बना था हरियाणा। तो उस समय के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी को छोड़ दें तो तमाम ज़्यादातर मुख्यमंत्री जाट या बिश्नोई समुदाय के हुए हैं। हरियाणा का तो 3 लाल कहा ही जाता था: देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। हालांकि देवीलाल और बंसीलाल ही हैं, वो जाट समुदाय के थे, लेकिन जो भजनलाल जी थे, वो बिश्नोई समाज के आते थे, जिनके बेटे कुलदीप बिश्नोई हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और हिसार और उसके आसपास के इलाकों में उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। एक दौर में देवीलाल की पार्टी, जो पहले राष्ट्रीय लोकदल के वो सदस्य हुआ करते थे, बाद में जनता दल में गए और उप प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने अलग एक दल बनाया, इंडियन नेशनल लोकदल। तो उसका एक दौर में दबदबा रहा। हालांकि वो 2 बार सत्ता में आया, और दोनों बार उसका सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी उन दिनों उसके छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन बाद में इंडियन नेशनल लोक दल में भी बंटवारा हुआ, और उसमें से एक तो इंडियन नेशनल लोक दल रह गया, जिसकी अगुवाई
ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला करते हैं। लेकिन उसमें से एक अलग दल हुआ जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जिसकी अगुवाई ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला करते हैं। और पिछली सरकार में तो वो मतलब अभी कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक वो मनोहर लाल खट्टर सरकार के सहयोगी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन ये पहली बार दिख रहा है, एक दौर में आप देखेंगे कि हरियाणा जो है वो समाजवादी आंदोलन का एक गढ़ रहा या फिर कांग्रेस का गढ़ रहा। हरियाणा कई चीज़ों के लिए विख्यात है। आया राम गया राम संस्कृति, जो हार्स ट्रेडिंग विधायकों के और सांसदों की आवाजाही के बारे में एक शब्दावली प्रचलित है पत्रकारिता और राजनीति में, वो आया राम गया राम भी हरियाणा से ही शुरू हुआ था। गया राम ने के विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, सुबह कांग्रेस में गए, शाम को जनता पार्टी में गए और फिर अगली सुबह वो कांग्रेस में आ गए। तो वहीं से एक शब्द बना आया राम गया राम। तो पूरी की पूरी एक तो हरियाणा में ही हो चुका है कि पूरा का पूरा विधायक दल ही एक दल से दूसरे दल में शामिल हो गया। तो इस हरियाणा अपने आप में बड़ा अजूबा रहा है। लेकिन हरियाणा की एक बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जब भी आप मुखर आवाज़ों की बात करेंगे या सोचेंगे, तो आपको सिर्फ जाट समुदाय का ही चेहरा सामने आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जाट समुदाय आर्थिक रूप से ताकतवर रहा है, वॉरियर कम्युनिटी, योद्धा कम्युनिटी से रहा है, सेनाओं में उसकी बड़ी भूमिका रही है, कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है, उनके पास ज़मीनें भी रही हैं और थोड़े वो वोकल हैं। हालांकि वो थोड़े भोले भी होते हैं, दिल के साफ भी होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी आवाज़ें जो मतलब छोटी जातियाँ हैं या छोटे जातीय समूह हैं, उनकी आवाज़ें हरियाणा में कम सुनाई देती हैं। अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो सैनी समाज से आते हैं, उनका भी 5-6% की हिस्सेदारी है हरियाणा की वोटिंग पॉलिटिक्स में या वोटिंग स्ट्रक्चर में। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को आगे करके एक तरह से जो ओबीसी समुदाय के 33% वोट है उसको साधने की कोशिश की। हालांकि हरियाणा में आप देखेंगे कि जो जाट समुदाय है, भगवत दयाल शर्मा जी को और भजन लाल जी को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे समय, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो वही सत्ता में रहा है। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं एक ये हिचक या मलाल कह सकते हैं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भरपूर साथ दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा साथ दिया था, खासतौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, या 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने साथ दिया था। तो 19 में थोड़ी कम उनकी स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुमत से दूर रह गई थी। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं एक बात उसको रही, जिसके चलते जाट समुदाय में एक ये कहीं न कहीं मलाल है, एक अखरता है कि वो सत्ता से दूर है। तो कहीं न कहीं इसका भी एक वजह देखा गया और किसान आंदोलन में ये सारे जो गुस्सों का कोलाज था वो एक तरह से उभर के सामने आया। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है अभी आप देखेंगे तो उसमें जाट समुदाय के ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, एक बड़े राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। उनके बेटे जो दुष्यंत ये भूपेंद्र हुड्डा के जो बड़े बेटे हैं वो भी सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा। तो आप देखेंगे कि उनके भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, कांग्रेस के नेता रहे, तो बड़ा दबदबा है और 10 साल तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। तो इसलिए कांग्रेस में भी लगता है ऐसा कि उसने जाट नेतृत्व को आगे कर दिया है और उसको चुनावी सफलता मिल सकती है। लेकिन इस बीच एक चीज़ हुई है, जो किसान आंदोलन के ही समानांतर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की अगुवाई में जो रेसलर्स का, पहलवानों का आंदोलन चला, और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो उन दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका टिकट भी भाजपा को काटना पड़ा पिछले चुनाव में। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लंबा आंदोलन चला, तो उसको लेकर के जाट समुदाय एकजुट हुआ था और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया था। और जाहिर है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ आएगा और इंडियन नेशनल लोक दल की या जननायक जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं रह गई है, तो कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा था। इस बीच कांग्रेस ने गड़बड़ी की कि उसने विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल कर लिया। विनेश फोगाट
पेरिस ओलंपिक में खेलने भी गई थी और 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के चलते अपने भार वर्ग में वो नहीं लड़ पाईं। उनका फाइनल में पहुंचा हुआ जो दावा था, फाइनल में वो पहुंच चुकी थी, उसको रद्द कर दिया गया और इसको लेकर के पूरे देश में एक सनसनी थी, दुख था, अफसोस था। तो उससे लेकर के विनेश फोगाट के प्रति एक सहानुभूति भी थी और बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में उनका आंदोलन भी था। तो ऐसा लगता था कि विनेश फोगाट जिसको समर्थन करेंगी जाट समुदाय और हरियाणा के लोग, जो ये कहते हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वो विनेश फोगाट के समर्थन करने वाले दल के पीछे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच एक चीज़ और हुआ कि कांग्रेस ने, मैं मानता हूँ मेरे लिहाज से वो कांग्रेस की गलती है, उसने विनेश फोगाट को पार्टी में शामिल करके ऊंचाना से उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद जाट समुदाय में मैं कई लोगों को ये कहते हुए सुना हूँ कि उन्हें लगता है ऐसा कि उनको एक तरह से उनके समर्थन का आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया और उनको इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल किया गया। तो कहीं ना कहीं एक खलबली है जाट समुदाय में। और जाट समुदाय के बारे में मैंने कहा, वो मुखर होता है तो भोला भी होता है, दिल से बड़ा साफ भी होता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि विनेश फोगाट की अगुवाई में कांग्रेस ने उनके साथ एक जो गैर राजनीतिक आंदोलन था उसमें समर्थन लेकर के कुछ न कुछ छल किया है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के जो 25% जाट मतदाता था, जो एक नज़र आता था, वो कहीं न कहीं अब थोड़ा-थोड़ा बिखराव नज़र आता है। और आप जानते हैं कि कई बार भारत में चुनाव आखिरी वक्त तक मूड और माहौल के हिसाब से बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि वो जो ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग का जो 33% वोटर है उसका बड़ा चंक और जो दलित समुदाय है उसका एक बड़ा चंक को शामिल करे अपने साथ और करके वो जाट वोट बैंक के बिखराव का फायदा ले। हालांकि उसको एंटी इनकम्बेंसी का मतलब सत्ता विरोधी माहौल का एक तरह से सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चुनाव अभियान शुरू होने के पहले कांग्रेस को लेकर के एक तरफा जो लहर दिख रही थी, वो लहर अब नहीं दिख रही है। अब वो कहीं न कहीं डाइल्यूट हुई है और अभी चुनाव अभियान में एक सवा हफ्ते की देर है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि वो बिखराव को ज़्यादा से ज़्यादा उभार पाए। और एक चीज़ और देखने की बात है कि जननायक जनता पार्टी जो हाल के दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही थी, वो चंद्रशेखर आज़ाद के जो पार्टी है उसके साथ, आज़ाद सेना के साथ समझौता कर लिया है। तो एक तरह से दलित वोट बैंक को बांटने की कोशिश वो कर रही है। सहारनपुर हरियाणा के, जहाँ सहारनपुर से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो हरियाणा के यमुनानगर से सटा हुआ इलाका है और हरियाणा से बहुत नज़दीक है। तो ऐसा उनको लगता है कि वो हरियाणा के भी दलित वोटरों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांशीराम पंजाब से पैदा हुए थे, पंजाब में पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासी ज़मीन तैयार की, लेकिन पंजाब में वो खुद भी चुनाव लड़े थे। कभी बहुजन समाज पार्टी को एक मुकम्मल पहचान भी नहीं दिला पाए। मेरा कहने का मतलब पहचान से वोटिंग के लिहाज से है, बढ़िया समर्थन हासिल करने से है। और एक चीज़ और भी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्व है वो भले एक दूसरे के साथ उनका रोटी पानी का रिश्ता रहता हो, लेकिन हरियाणा के लोग उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा के नेतृत्व को जल्दी स्वीकार नहीं करते। 2002 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा में सत्ता चला रही थी, उसके प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत कोशिश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अपने बहुत सारे कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को कोई उल्लेखनीय मत नहीं मिल पाया। अधिकांश की तो जमानत ही जब्त हुई थी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी। बहरहाल ये मामला बड़ा जो है, ख़ासतौर पर हरियाणा का वोटिंग का मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और
चुनावी ऊँट किसी भी करवट बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी बड़ी धड़ेबंदी है, उसके 29 लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि जहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ 29 लोग बागी हो जाएं तो जाहिर है कि वो वोट तो काटेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी से जो कांग्रेस का समझौता होता हुआ नज़र आ रहा था, वो समझौता भी नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में, गुड़गांव और सोनीपत वगैरह में माना जा रहा है, कुरुक्षेत्र में, कि वो जो वोट काटेगी वो भी कांग्रेस का ही वोट काटेगी। अब ये देखने की बात ये है कि कांग्रेस में अपनी जो गुटबाजी है, शैलजा का गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, उन गुटबंदी पर किस तरह से वो पार्टी काबू पाती है और वोटिंग के दिन एकजुट मतदाताओं को ला पाती है या नहीं ला पाती है। अगर वो एकजुट नहीं रही, उसके बागी वोट काटने में सफल रहे, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं छत्तीसगढ़ न दोहरा लिया जाए। इस पिछले ही साल छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे, तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता की दौड़ में भी नहीं है, सत्ताधारी कांग्रेस फिर से दोबारा वापसी कर रही है। लेकिन नतीजे जब आए तो स्थितियाँ बदल चुकी थी। इसलिए हरियाणा को भी, हरियाणा की वोटिंग को भी देखते वक्त हमें इस हालात पर भी थोड़ा-सा चिंतन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, तभी जा कर के मुझे लगता है कि हरियाणा के बारे में एक मुकम्मल तस्वीर वोटिंग को लेकर के बन पाएगी। हालाँकि वोटिंग एक अ, ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कई बार सरकारें जीतती हुई दिखती हैं, आखिर में हार जाती हैं, कई बार विपक्ष जीतता हुआ दिखता है और आखिर में नतीजे बदल जाते हैं। आप सबको हमारे ये विश्लेषण कैसे लगते हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइएगा। इसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं, इसको सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साधनहीनता के साथ ये काम चल रहा है, एक प्रयोग के तौर पर हो रहा है। लेकिन अगर आपका समर्थन मिला, आप इसको समर्थन देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इसको और हम बढ़िया बना सकेंगे। इसी तरह से और विश्लेषण लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।